नमस्कार। आज हम जयशंकर प्रसाद की नाट्य कला पर चर्चा करेंगे। महान साहित्यकार जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य को वरदान की तरह मिले। 3 बड़े रूपों में उनकी साहित्यिक पहचान है। छायावाद के भी प्रवर्तक कवि हैं, जिन्होंने कामायनी जैसा आधुनिक खड़ी बोली हिंदी का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य रचा है। कथा साहित्य में प्रेमचंद के समानांतर स्कूल चलाने वाले वे कहे जाते हैं और नाटक का पूरा एक युग उनके नाम से जाना जाता है। हिंदी नाटक का उद्भव तो भारतेंद्र युग में ही हो गया था और उसने इस युग में काफ़ी गति भी पकड़ी, पर द्विवेदी युग में आकर उसमें थोड़ा ठहराव आ गया। परंतु ये प्रसाद थे कि जिन्होंने पुनः नवजागरण के संदर्भ में नाटक विधा की उपयोगिता को समझते हुए उसे अपनाया और उत्कर्ष प्रदान किया। उनका अपने युग पर ऐसा ज़बरदस्त प्रभाव है कि हिंदी नाटक की विकास यात्रा में एक युग प्रसाद युग के नाम से जाना जाता है। जयशंकर प्रसाद की बड़ी देन हिंदी नाटक को यह है कि उन्होंने युग संदर्भ में उसकी क्षमता को पहचाना और उसका उपयोग किया। उन्होंने ऐतिहासिक नाटक लिखे और उन नाटकों में ऐसी परिस्थितियों का निर्माण किया कि जो उनके युग की परिस्थितियां थीं। इस तरह से उन्होंने अतीत का सहारा लेकर अपने वर्तमान की पीड़ा को ही मुखरित नहीं किया, उससे निकलने के लिए जनता को प्रेरित भी किया। प्रसाद जी ने लगभग 1 दर्जन नाटकों की रचना की, जो इस प्रकार हैं: सज्जन, कल्याणी परिणय, करुणालय, प्रायश्चित, राजश्री, विशाख, अजात शत्रु, कामना, जन्मेजय का नाग यज्ञ, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, एक घूंट और ध्रुवसामिनी। इनमें से कुछ जैसे सज्जन, प्रायश्चित, करुणालय, कामना, कल्याणी परिणय तथा एक घूंट एकांकी हैं। प्रसाद जी के सभी प्रमुख नाटक ऐतिहासिक हैं, जिनके द्वारा उन्होंने अपने वर्तमान की समस्याओं का समाधान अतीत में खोजा है। इस तरह से उनके सभी बड़े नाटक उनकी राष्ट्रीय चिंता और सामाजिक चिंतन से अनुप्राणित कहे जा सकते हैं। जहाँ तक उनके नाट्य शिल्प की बात है तो उसमें प्राचीन और नवीन, प्राच्य एवं पाश्चात्य का समुच्चय देखने को मिलता है। डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त के शब्दों में इन्होंने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखा है। उसी में लिखा है, नाट्य शिल्प की दृष्टि से प्रसाद जी के नाटकों में पूर्वी और पश्चिमी तत्वों का सम्मिश्रण मिलता है। जहाँ उनके नाटकों में कथावस्तु, रस, नायक, प्रतिनायक, विदूषक, शील निरूपण, सत्य और न्याय की विजय में भारतीय नाट्य साहित्य की परंपराओं का पालन हुआ है, वहाँ पाश्चात्य नाटकों का संघर्ष एवं व्यक्ति वैचित्र्य का निरूपण भी उनकी रचनाओं में हुआ है। भारतीय नाटकों की रचनात्मकता इनमें भरपूर मिलती है, तो दूसरी ओर पाश्चात्य नाटकों की कार्य व्यापार की गतिशीलता भी उनमें विद्यमान है। भारतीय नाटककार सुखांत को पसंद करते हैं, पश्चिम के कलाकार दुखांत को। प्रसाद ने अपने नाटकों का अंत इस ढंग से किया है कि हम उन्हें सुखांत भी कह सकते हैं और दुखांत भी। न उन्हें सुखांत कह सकते हैं और न दुखांत। वस्तुतः उनका अंत एक ऐसी वैराग्यपूर्ण भावना के साथ होता है जिसमें नायक की विजय तो हो जाती है, किंतु वह फल का उपयोग स्वयं नहीं करता, उसे प्रतिनायक को ही लौटा देता है। इस प्रकार के विचित्र अंत को प्रासादांत की संज्ञा दी गई है। ये डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त का कथन है। डॉक्टर विजयेंद्र स्नातक, इन्होंने भी हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। ये कहते हैं कि प्रसाद जी के नाटकों में शिल्प की दृष्टि से संस्कृत नाटक, अंग्रेजी नाटक तथा बांग्ला के नाटकों का प्रभाव भी लक्षित किया जा सकता है। वस्तु योजना, नायक, परिकल्पना तथा रस दृष्टि से ये संस्कृत नाटकों के निकट प्रतीत होते हैं।
अंकों और दृश्यों का विभाजन, वस्तु संगठन एवं पात्रों की सृष्टि में वे शेक्सपियर के नाटकों के समीप लगते हैं। ध्रुव स्वामिनी नाटक में इब्सन और बर्नार्ड शॉ के नाटकों के प्रभाव की झलक मिलती है। ये डॉक्टर विजयेंद्र स्नातक। प्रसाद के 3 ऐतिहासिक नाटक कलात्मक उत्कर्ष की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध हैं। विषय और रचना शिल्प की दृष्टि से स्कंदगुप्त प्रसाद जी का सर्वश्रेष्ठ नाटक माना जाता है। स्कंदगुप्त और देवसेना के चरित्र जिस शैली में अंकित हुए हैं वह पाठक और दर्शक के मन पर अपनी अमिट छाप छोड़ते हैं। चंद्रगुप्त नाटक में कथा वस्तु ऐतिहासिक होने पर भी युगबोध की छाया उभरती है। जिन चरित्रों की अवतारणा प्रसाद ने की है वे अत्यंत प्रभावशाली चरित्र हैं। अजातशत्रु भी उनका एक ऐतिहासिक नाटक है जिसमें तत्कालीन घटनाओं को आधुनिक भावबोध के साथ प्रस्तुत किया गया है, किंतु ये नाटक उतना सफल नहीं बन पड़ा जैसे उनके अन्य ऐतिहासिक नाटक हैं। ध्रुव स्वामिनी का प्रसाद के नाटकों में एक विशेष स्थान है। ये नाटक पुनर्विवाह की समस्या को कौशल के साथ चित्रित करता है। कामना और एक घूंट उनके उल्लेखनीय नाटक हैं। कामना संस्कृत के चंद्रोदय की शैली का अन्योपदेशिक नाटक है। इसमें विभिन्न विचारों को प्रतीक रूप में रंगमंच पर उपस्थित किया गया है और उनके द्वारा मानव सभ्यता एवं संस्कृति के विकास की कथा प्रस्तुत की गई है। समूचे नाटक में एक अंक और एक दृश्य है। एक घूंट भी इसी शैली का नाटक है। आधुनिक एकांकी की शैली का इसमें अभाव है। प्रसाद जी के नाट्य विषयक प्रयोग की दृष्टि से इसका महत्व है। जहाँ तक प्रसाद जी की नाट्यकला की बात है तो उसे समझने के लिए हम नाटकों के कुछ प्रमुख तत्वों के आधार पर विचार करेंगे। और ये तत्व होते हैं कथानक, पात्र एवं चरित्र चित्रण, देश काल, वातावरण, भाषा शैली वगैरह। तो सबसे पहले हम कथानक की बात करते हैं। जयशंकर प्रसाद के प्रायः सभी प्रमुख तत्वों की कथाभूमि ऐतिहासिक है। जन्मेजय का नागयज्ञ जरूर पौराणिक पृष्ठभूमि पर आधारित है, लेकिन शेष नाटक जैसे अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, राजश्री आदि के कथानक भारतीय इतिहास के मौर्य युग, गुप्त युग तथा हर्षवर्धन युग से लिए गए हैं। इन नाटकों के ऐतिहासिक कथानक प्रसाद जी ने मात्र भारत के गौरवमय स्वर्णिम अतीत को दिखाने के लिए रखे हैं, ये बात नहीं है। वास्तव में तो उन्होंने इतिहास में जाकर उन परिस्थितियों को खोजने का प्रयास किया है जिनके माध्यम से वे अपने वर्तमान की चर्चा कर सकें, उसकी समस्याओं पर विचार कर सकें, उन समस्याओं के कारणों को सामने रख सकें और उनसे निजात पाने के लिए देशवासियों को प्रेरित कर सकें। इसलिए प्रसाद जी का ऐतिहासिक नाटक लिखना गड़े मुर्दे उखाड़ना भर नहीं था, अपितु अपने समय के देश की दारुण दशा पर विचार करना था। उनके नाटक देशवासियों में राष्ट्रीय गौरव बोध भरने, अपनी समस्याओं को समझने, अपनी हीन दशा से उबरने, अपनी कमजोरियों को पहचानने, सोते से जागने और अपनी अंतर्निहित शक्ति को महसूस कराने के लिए लिखे गए हैं। उनके प्रत्येक नाटक में कुछ न कुछ षड्यंत्रकारी हैं जो देश को कमज़ोर करते हैं, जिससे बाहरी लोगों को फ़ायदा उठाने का मौका मिलता है। देश के पराधीनता काल में अपने नाटकों के द्वारा नवजागरण की लहरें उठाने वाले प्रसाद जी अपने नायकों एवं उनके सहयोगियों के माध्यम से ये दिखाते हैं कि देश को स्वतंत्र, सुरक्षित और सशक्त बनाने के लिए संगठन आवश्यक है। देशवासियों की एकता आवश्यक है, जिसे आवश्यकता पड़ने पर निजी हितों का त्याग और बलिदान दिए बिना पाना संभव नहीं। ध्रुव स्वामिनी नाटक में वे राष्ट्र रक्षा के साथ साथ स्त्री मुक्ति और उससे जुड़े अधिकारों का प्रश्न भी उठाते हैं। इसके साथ दूसरा जो बिंदु नाटकों की समीक्षा से संबंधित
आता है वो है पात्र एवं चरित्र चित्रण। इस दृष्टि से हम देखें तो प्रसाद जी के अधिकांश नाटक ऐतिहासिक हैं, इसलिए स्वभावतः पात्र भी कुछ तो इतिहास प्रसिद्ध व्यक्ति हैं और कुछ कल्पित हैं। जो इतिहास प्रसिद्ध पात्र हैं उनके चरित्र चित्रण में भी लेखक ने थोड़ी बहुत छूट ली है। डॉक्टर विजयेंद्र स्नातक लिखते हैं, प्रसाद जी ने अपने ऐतिहासिक नाटकों में गौतम बुद्ध, चाणक्य, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, राजश्री, ध्रुवस्वामिनी आदि ऐतिहासिक पात्रों की अवतारणा एवं इनको नए युगबोध के साथ प्रस्तुत करके 100% ऐतिहासिक रूप में चित्रित नहीं किया है, मतलब उनमें थोड़ा बहुत बदलाव किया है। डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रसाद जी के नाटकों के पात्रों पर टिप्पणी करते हुए लिखा गया है, शायद ही हिंदी के किसी अन्य लेखक ने भारतीय संस्कृति, समृद्धि, शक्ति और औदात्य का ऐसा भास्वर चित्र प्रस्तुत किया हो। इन नाटकों में जो चरित्र उभरे हैं वे शील, शक्ति और औदात्य के प्राणवंत विग्रह हैं। इतिहास के प्रसिद्ध पात्रों में नया जीवन भर दिया गया है। गौतम बुद्ध, चाणक्य, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, राजश्री, ध्रुवस्वामिनी आदि ऐतिहासिक पात्र हैं, पर प्रसाद के नाटकों में इनका जो रूप उभरा है वह इतिहास की उपलब्धि नहीं हो सकता। इसके अतिरिक्त प्रसाद ने इतने विविध प्रकार के पात्रों की सृष्टि की है कि उनके माध्यम से पूरा युग ही सजीव होकर उपस्थित हो गया है। हिंदी नाटक नाम की किताब लिखी है डॉक्टर बच्चन सिंह ने। अपनी इस पुस्तक में उन्होंने प्रसाद जी के नाटकों के पात्रों को इन 4 श्रेणियों में रखकर उनका विवेचन किया है। 1, महत्वाकांक्षी पात्र। इनमें राजश्री का विकट घोष, अजातशत्रु का कुणिक और विरुद्धक, स्कंदगुप्त का भट्टार्क तथा अन्यान्य नाटकों की छलना, शक्तिमती, सुरमा, अनंत देवी और विजया जैसे स्त्री पात्र आते हैं, जो अपनी निजी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए और राष्ट्र हित को तिलांजलि देने में भी संकोच नहीं करते। 2, मातृभूमि के उद्धारक पात्र। इनमें स्कंदगुप्त, चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य, अलका आदि आते हैं, जो राष्ट्रीय एकता और स्वतंत्रता के लिए सब कुछ उत्सर्ग कर देने को तत्पर हैं। 3, भारतीय नारीत्व के प्रतिनिधि पात्र। इनमें मल्लिका, कल्याणी, ध्रुवस्वामिनी आदि नारियां आती हैं। और चौथे, गीतमय नारी पात्र। देवसेना, मालविका और कोमा आदि ऐसे स्त्री पात्र हैं जो अपने गीतों से नाटकों को जीवंत बनाते हैं और पात्रों में उत्साह भरते हैं। इनके अतिरिक्त भी विदूषक, सूत्रधार, नट नटी आदि की योजना प्रसाद जी के नाटकों में रहती है। प्रसाद जी के पात्रों पर और विशेषकर स्त्री पात्रों पर टिप्पणी करते हुए डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने अपने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास में लिखा है, पात्रों के चरित्र चित्रण में भी उन्होंने मानसिक अंतर्द्वंद का चित्रण करते हुए उनमें परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन व विकास दिखाया है। मानव चरित्र के सत और असत दोनों पक्षों को पूर्ण प्रतिनिधित्व उन्होंने प्रदान किया है। नारी रूप को जैसी महानता, सूक्ष्मता और शालीनता एवं गंभीरता कवि प्रसाद के हाथों प्राप्त हुई है, उससे भी अधिक सक्रिय एवं तेजस्वी रूप उसे नाटककार प्रसाद ने प्रदान किया है। प्रसाद के प्रायः सभी नाटकों में किसी न किसी ऐसे नारी पात्र की अवतारणा हुई है जो धरती के दुखपूर्ण अंधकार के बीच प्रसन्नता की ज्योति की भांति उद्दीप्त है, जो पाशविकता, दनुजता और क्रूरता के बीच क्षमा, करुणा एवं प्रेम के दिव्य संदेश की प्रतिष्ठा करती है, जो अपने प्रभाव से दुर्जनों को सज्जन, दुराचारी को सदाचारी और नृशंस अत्याचारियों को उदार लोक सेवी बना देती है।
नारी तुम केवल श्रद्धा हो की उक्ति प्रसाद की इन दिव्य नायिकाओं पर भी पूर्णता लागू होती है। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात नाटकों के संदर्भ में होती है, कथोपकथन या संवाद योजना। नाटक एक दृश्य विधा है, इसमें कथोपकथनों या संवादों का बहुत महत्व होता है, क्योंकि अधिकतर कथा को इन्हीं के सहारे आगे बढ़ाया जाता है। इस तरह से कथा विकास को गति देने, पात्रों का चरित्र उद्घाटन करने तथा लेखकीय मंतव्य को प्रकट करने की दृष्टि से नाटक में संवादों की प्रमुख भूमिका होती है। प्रसाद जी के नाटक ऐतिहासिक होने से उनके अधिकांश पात्र बड़े गरिमाशाली हैं। इस कारण से उनके संवाद भी राजा, रानी, मंत्री, सेनापति आदि पदों की स्थिति के अनुसार गरिमा में होते हैं। संस्कृत के शब्दों की बहुलता के कारण उनके पात्रों के संवादों की भाषा एक सामान्य हिंदी पाठक के लिए कठिन हो जाती है। ऊपर से संवादों में दर्शन का पुट उन्हें और दुरूह बना देता है। यूँ देखें तो उनके नाटकों के संवाद बड़े ओजस्वी होते हैं, जो संपूर्ण वातावरण और पात्रों के व्यक्तित्व को सफलतापूर्वक प्रस्तुत कर देते हैं। उनके संवादों में सूक्तियों का बहुतायत में प्रयोग हुआ है और हास्य व्यंग्य का भी सुंदर समावेश कहीं कहीं देखने को मिल जाता है। संवादों की संस्कृतनिष्ठ भाषा तथा उनमें गहन दार्शनिकता का समावेश, जिसके कारण संवादों का लंबा हो जाना प्रसाद जी के नाटकों के संवादों को दुरूह बना देता है। इस कमजोरी को आलोचकों ने लक्षित किया है। उदाहरण स्वरूप देखें, चंद्रगुप्त नाटक में आम्भीक द्वारा सिंहरण से जब ये पूछा जाता है कि तुम्हारी बातचीत में कुछ रहस्य है, तो उसका व्यंग्य कैसे भाषा की कठिनता में दबकर खो जाता है। देखें उदाहरण, हाँ रहस्य है। यवन आक्रमणकारियों के पुष्कल स्वर्ण से पुलकित होकर आर्यावर्त की सुख रजनी की शांति निद्रा में उत्तरापथ की अर्गला खोल देने का रहस्य है। क्यों राजकुमार? संभवतः तक्षशिलाधीश बाल्हीक तक इसी रहस्य का उद्घाटन करने गए थे। अन्य महत्वपूर्ण तत्व नाटक का देश काल और वातावरण होता है। इस दृष्टि से हम देखें तो प्रसाद जी अपने नाटकों में देश काल वातावरण का निर्माण करने में सिद्धहस्त हैं। युगीन प्रवृत्तियों का सम्यक निदर्शन कर प्रसाद जी ने तत्कालीन देश, काल और वातावरण को जीवंत रूप में प्रस्तुत किया है। नाटक में चित्रित युग का सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक परिवेश, सभ्यता और संस्कृति, देश के भीतर चलने वाले कुचक्र तथा बाहरी आक्रमणकारियों के खतरे आदि को लेखक ने बड़ी कुशलता से उभारा है। पात्रों की वेशभूषा और वार्तालाप, रंग सज्जा आदि के माध्यम से भी सजीव वातावरण रचा गया है। विशेष बात यह है कि नाटकों का वातावरण इस तरह से रचा गया है कि सैकड़ों हजारों साल दूर होते हुए भी वह युग लेखक के युग में प्रासंगिक सिद्ध होता है। पांचवा तत्व नाटक का भाषा शैली होता है। इस कसौटी पर अगर हम प्रसाद के नाटकों को कस करके देखें तो प्रसाद जी के बारे में कहा जाता है, उन पर एक आरोप लगाया जाता है कि उनके नाटकों की भाषा क्लिष्ट है, मतलब कठिन है। वास्तविकता तो ये है कि उनके नाटकों के कथानक का धरातल सुदूर इतिहास में प्रतिष्ठित है, जबकि देश में संस्कृत, पाली और प्राकृत जैसी भाषाओं का बोलबाला था। अतः भाषा में सजीवता लाने के लिए उसका संस्कृत निष्ठ होना स्वाभाविक है। प्रसाद जी का मानना था कि सरलता और क्लिष्टता पात्रों के भावों और विचारों के अनुसार भाषा में होगी ही, और पात्रों के भावों और विचारों के आधार पर भाषा का प्रयोग नाटकों में होना चाहिए। प्रसाद जी कवि थे और उनकी काव्यमयता का गुण उनके नाटकों की भाषा में भी साफ परिलक्षित होता है। छठा तत्व रंगमंचीयता और अभिनेता का है, और प्रसाद जी के नाटकों का ये भी कमजोर पक्ष माना जाता है। प्रसाद जी के नाटकों का एक बड़ा दोष ये माना गया है कि वे रंगमंच के अनुकूल नहीं हैं। भाषा की क्लिष्टता,
लंबे लंबे स्वागत कथन एवं वार्तालाप, दर्शन शास्त्र की सूक्ष्म एवं जटिल उक्तियों का समावेश, दृश्यों की भरमार, गीतों की अधिकता, वातावरण की गंभीरता आदि वे कारण गिनाए जाते हैं जिनसे प्रसाद जी के नाटकों को रंगमंच पर प्रस्तुत करने में कठिनाई होती है। स्वयं प्रसाद जी भी अपने नाटकों की इस सीमा से अनभिज्ञ नहीं थे, इसलिए उन्होंने लिखा है कि यदि परिष्कृत बुद्धि के अभिनेता हों, सुरुचि संपन्न सामाजिक हों और पर्याप्त द्रव्य काम में लाया जाए तो ये नाटक अभीष्ट प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं। तात्पर्य यह है कि प्रसाद जी ने अपने नाटक सामान्य दर्शकों के लिए नहीं लिखे हैं, सुरुचि संपन्न सामाजिकों के लिए लिखे हैं। इसलिए वे ये मानते थे कि बजाय इसके कि उनके नाटक रंगमंच के अनुकूल हों, रंगमंच का ही उनके नाटकों के अनुकूल निर्माण व विकास किया जाए। डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित हिंदी साहित्य के इतिहास के अनुसार प्रसाद की कठिनाई ये थी कि वे जिस प्रकार के नाटक लिखना चाहते थे उनके अनुरूप रंगमंच हिंदी में नहीं था। पारसी रंगमंच सस्ती जनरुचि का पोषक था, अतः प्रसाद के लिए उसे अपनाने का प्रश्न ही नहीं था। उधर हिंदी का शौकिया रंगमंच नितांत अविकसित था। फलतः प्रसाद ने साहित्यिक रंगमंच की स्वयं कल्पना की और इस मानसिक रंगमंच की पृष्ठभूमि में ही अपने नाटक लिखे। यदि रविंद्रनाथ ठाकुर की तरह वे भी व्यावहारिक और बहिर्मुखी रहे होते तो संभव था कि उनके हाथों हिंदी रंगमंच का वैसा ही निर्माण हो गया होता जैसा कि रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा बंगला रंगमंच का हुआ। प्रसाद जी अपने काल्पनिक रंगमंच को व्यावहारिक रूप नहीं दे सके, जिसका परिणाम ये हुआ कि उनके नाटक अन्य सभी दृष्टियों से उत्कृष्ट होने पर भी अभिनय की दृष्टि से सफल नहीं हो पाए। अंतिम तत्व नाटक का होता है उद्देश्य, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व किसी भी रचना का होता है। और नाटक तो दृश्य विधा है, बहुत लोग उसको देखते हैं, जनसामान्य देखता है। नाटक शिक्षा और संस्कार देने का एक श्रेष्ठ माध्यम है, साहित्य में शायद सर्वश्रेष्ठ भी। प्रसाद जी स्वयं भी ऐसा ही मानते थे। नाटक में जितनी शिक्षा हो सकती है उतनी प्रायः किसी में नहीं प्राप्त हो सकती, प्रसाद जी का कहना था। स्पष्टतया जयशंकर प्रसाद के सभी नाटक सोद्देश्य हैं, वे मात्र मनोरंजन के लिए नहीं लिखे गए हैं, सस्ती रुचि वाले दर्शकों के लिए भी नहीं लिखे गए हैं। अपने नाटकों की कथाभूमि के लिए उन्होंने इतिहास को चुना तो ये अकारण नहीं था। अपने विशाख नाटक की भूमिका में उन्होंने लिखा है कि हमारी गिरिदशा को उठाने के लिए हमारी जलवायु के अनुकूल जो हमारी अतीत सभ्यता है उससे बढ़कर उपयुक्त और कोई भी आदर्श हमारे अनुकूल होगा कि नहीं, इसमें हमें पूर्ण संदेह है। मेरी इच्छा भारतीय इतिहास के अप्रकाशित अंश में से उन प्रकांड घटनाओं का दिग्दर्शन कराने की है जिन्होंने हमारी वर्तमान स्थिति को बढ़ाने का बहुत कुछ प्रयत्न किया है। स्पष्ट रूप से उनका उद्देश्य अतीत को आधार बनाकर वर्तमान की समस्याओं का समाधान खोजना था और देशवासियों के भीतर सोए हुए गौरव, स्वाभिमान, उत्साह और आत्मविश्वास को जगाना था। साथ ही रूढ़िबद्ध हो चुकी जड़ मान्यताओं का शास्त्रीय दृष्टि से समाधान खोजकर उनको सही परिप्रेक्ष्य देना था। बहुत धन्यवाद।